अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बस शो भी हो रहा है। बस रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फर्क क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को जिसको पुश कर रहे हैं उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट जो है वो एक तो कांटेक्ट है ऊपर से, मतलब वो ऐसा हो रहा है जैसे कि आप उसको उसकी मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली इन अ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो रही है। कैसे मूवमेंट हो रही है? स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट हो रही, कोई टर्निंग या कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा, उसकी मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है। या इसको और भी उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई चीज घसीटी जा रही हो या खींची जा रही हो तो उसको आप क्या बोलते हैं? वो स्लाइड हो रही होती है, ठीक है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसे टायर्स या बेयरिंग्स लगे होते हैं जो कि सर्कुलर मोशन शो करते हैं। ऐसे ही है, सर्कुलर मोशन शो करते हैं या जो रोटेट करते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को आप जो है क्या बोलते हैं? रोलिंग या रोलिंग बोलते हैं। तो ऐसी मूवमेंट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है, समझ आया? इसमें आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, इसमें आप सर्कुलर मूव कर रहे हैं। जो कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो सर्कुलर मूव कर रहा है। अब कांटेक्ट टू व्हाट? अब अगर इस फ्रिज की मैं बात करती हूँ तो इस फ्रिज का पूरा जो बेस है वो सारा का सारा सरफेस जमीन से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ठीक है। यहाँ से लेके आता कि पूरी ब्लैक लाइन जमीन के साथ कांटेक्ट में। वेयर एज यहाँ पे अगर मैं रोलिंग फ्रिक्शन में देखूं तो सिर्फ जिस पॉइंट पे टायर लगे हुए सिर्फ वो पॉइंट कनेक्ट हुआ हुआ है जमीन के साथ, ऐसे ही है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है। तो वी हैव स्टडीड कि जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो, यानी जितना कांटेक्ट एरिया कम होगा उतना ही फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा? उतनी ही फ्रिक्शन लेस होगी, ठीक है। जितना ऑब्वियसली जितनी जगह पे फोर्स लगेगी उतनी ही जगह से वापस फोर्स आएगी ना। तो जितनी जगह ज्यादा जगह लगेगी और जितनी ज्यादा जगह फोर्स लगाएगी उतनी ज्यादा ऑपोजिट फोर्स भी आएगी। यानी कि लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया इज इक्वल टू लार्जर फ्रिक्शन और लेसर कॉन्टैक्ट एरिया, तो इट मीन्स लेसर फ्रिक्शन। यानी कि इसको मूव करना, और ये लॉजिकल भी है कि अगर एक रेफ्रिजरेटर जिसके पीछे टायर्स नहीं है उसको अगर मैं मूव कर रही हूँ तो उसको मूव करना मेरे लिए मुश्किल होगा, जबकि मेरे पास जो रोलिंग फ्रिक्शन वाली यानी जो टायर वाली चीजें होती हैं, अगर टायर लगा होगा तो उसको मैं आराम से घुमा लूंगी इधर से उधर, भारी चीज भी हम आराम से मूव कर पाते हैं, है ना। तो यही डिफरेंस होता है और यही जो है बेनिफिट होता है रोलिंग फ्रिक्शन का ओवर स्लाइडिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या लग रहा है? नाम से ऐसे लग रहा है कि शायद ही किसी फ्लूइड की लिक्विड की बात हो रही हो, बट फ्लूइड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्लो करे, ठीक है, फ्लो करे या बहे, बहे या बहती हो, ठीक है,
ऐसी चीज को मैं क्या बोलती हूँ, फ्लूइड बोलती हूँ। अब वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल जो कि फ्लोट करती है, ये फ्लो करती है। कौन कौन हो सकती है वो? एक तो लिक्विड, ऑब्वियसली वी नो कि वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं। उसके अलावा हवा भी तो बहती है, जो आपके पास गैसेस होती हैं वो भी फ्लो करती हैं, ठीक है। अब हवा का बहना इज समवॉट के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट अक्सर ऐसा होता है कि जो धुआं होता है वो भी, या धुआं या फायर या सॉरी धुआं या एयर या कोई भी किस्म की गैस होती है, तो वो भी जाहिर सी बात है बह रही होती है ना, हवा में बह रही होती है या हवा में फैल रही होती है, तो उसकी मोशन को भी फ्लोइंग ही कहते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, ठीक है। बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर fluids and they can flow and can exert force on the walls of the container, ठीक है। यानी जिस कंटेनर में होंगी उस कंटेनर की वॉल्स पे वो फोर्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो अच्छा, पहली बात तो फ्लूइड होता क्या है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वी नो कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, बहुत जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वेयर एज लिक्विड जो है वो थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड होता है, और जो गैसेस होते हैं वो तो बहुत ही जो है वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। जिसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट इनके बीच की जो फोर्सेस है वो वीक है, क्योंकि उन्होंने इतनी दूर दूर से पकड़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो वीक होंगी, है ना। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कि वीक कोहेसिव फोर्सेस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वो आराम से फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है? अब क्या होता है कि अब समझे कि आपने जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर में आपने ऊपर से एक जो है ना, यहाँ तक वाटर है, ठीक है। अब उसमें आपने एक जो है वो बॉल डाल दी। क्या डाल दी? बॉल। अब वो बॉल जैसे जैसे नीचे नीचे आएगी, वो यहाँ से पानी को पुश करेगी ऊपर की तरफ, है ना। बॉल जब नीचे आएगी उसको जगह चाहिए, वो पानी को पुश करेगी और खुद नीचे आएगी। तो ये जो पानी पुश हो रहा है और पुश होते वक्त यानी कि ये बॉल इस पे फोर्स लगा रही, तो पानी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स जो पानी इसके ऊपर लगाता है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स, ठीक है। क्योंकि वो ड्रैग हो रही होती है ना, बॉल उसके अंदर से ड्रैग हो रही है, तो ये ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। इसी तरह अगर हवा में जो है वो बहुत नीचे गिर रही है, तो अक्सर हमने कार्टून्स में देखा होता है कि ऐसा लगता है कि वो जैसे कोई चीज गिर रही है, ऐसा लगता है जैसे कभी टॉम एंड जेरी में टॉम ऊपर से गिर रहा होता है या जेरी गिर रहा होता है, तो उनकी साइड पे से लाइंस होती है जैसे कि हवा निकल रही है उनके अंदर से, है ना। वो बेसिकली वो जो हवा जिस एयर में जिस क्योंकि वो आसमान में हवा में गिर रहे होते हैं, तो हवा में गिरने की वजह से वो जो हवा होती है, बिकॉज हमारे जो एटमॉस्फेयर में तो हवा है, हर जगह गैसेस है, वैक्यूम तो नहीं है, खाली तो नहीं है, तो कोई ना कोई गैस बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रही, बट दे आर प्रेजेंट, राइट। तो वो गैसेस को जो पुश करती है वो बॉडी, तो सिमिलरली वो गैसेस भी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाती है, तो वो फोर्स भी हम क्या बोलेंगे, उसको एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब मेनली जो ड्रैग फोर्स है ना दैट इज यूज फॉर लिक्विड्स, और जो एयर रेजिस्टेंस है दैट इज यूज फॉर गैसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे एक ये फर्क है कि भाई जो आपकी वो है वाइड टायर्स होती हैं या ब्रॉड टायर्स होती हैं, तो क्या इससे फ्रिक्शन इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली जब उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा तो उसकी फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी। यानी एक टायर इतना मोटा है और एक टायर जो है वो सिर्फ इतना पतला है, तो किसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी? ऑब्वियसली मोटे वाले टायर की। और जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी जो है वो चीज वो स्टेबल होके चलेगी, या आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा अच्छे से रोड पे ग्रिप करेगी। फर्ज करें ये जो स्पोर्ट कार्स हैं इनकी ये टायर बहुत पतले पतले होते हैं, तो ये जितनी स्पीड से चलती हैं ये स्पोर्ट कार तो हर मिनट मिनट पे उलट जाएं या इधर उधर गिर जाएं या टायर इनके फट जाएं, राइट। इसी वजह से इनकी जो टायर हैं वो इतने स्पेसिफिकली मोटे डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो उसकी स्पीड के साथ वो जो रोड पे ग्रिप है वो क्या हो जाए। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम
जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। रोड पे जो ग्रिप है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, ताकि वो गाड़ी भी स्टेबल ही रहे, ठीक है। तो यानी द वाइडर कार्स या वाइडर टायर इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब फ्लूइड फ्रिक्शन की या एयर रेजिस्टेंस की एक और एग्जांपल क्या देख सकते हैं? क्या आपने अक्सर गाड़ी में, अच्छा हाँ, आप फील कैसे करेंगे? ऐसी बात है, एक अपोजिंग फोर्स है, आपको फील भी तो करनी है कि भाई मुझे पता तो चले कि वाकई एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी चल रही होती है कहीं हाईवे पे या कहीं भी तेज गाड़ी चल रही होती है, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि हाथ बाहर निकाल लेके और वो हवा फील करते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी आगे चल रही है, अब वो जो हाथ आपने निकाला हुआ है तो ऑब्वियसली वो हवा में है, तो वो हवा के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसी तरह हवा के पार्टिकल्स भी आपके हाथ पे फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से आपका हाथ पीछे जा रहा होता है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस योरसेल्फ एज वेल, कि आपका हाथ ऐसे पीछे जा रहा होता है जैसे कोई फोर्स लग रही है, तो वो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स लग रही होती है, जो कि कौन लगा रहा है आपके ऊपर? गैसेस या एयर लगा रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिफरेंट आपके पास फ्रिक्शन देखने को मिलती है। अब ड्रैग फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तो साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, की शेप, किसी चीज की साइज कैसा है, इसका शेप कैसी है, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट एरियाज पे डिपेंड करता है। फिर टाइप क्या है, कि लिक्विड है या गैस है, और फिर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, कि जो ये ऑब्जेक्ट है, जो भी फ्लूइड है, सॉरी जो भी चीज फ्लूइड में से गुजरेगी, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी तेजी से जा रही है। तो इन तीन चीजों पे क्या चीज डिपेंड करती है? ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपके पास एक चीज आती है टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, अब क्या होता है कि ये वाला पॉइंट पढ़े, ड्यूरिंग फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट स्पीड अप इनडेफिनेटली। हमें ये बात पता है कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है, तो क्या होता है कि उसकी स्पीड पहले जो है वो 0 होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, ऐसा ही होता है ना। वी आई यहाँ पे 0 होती है, फिर एंड पे आके राइट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम कहलाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है उसकी इंक्रीज हो रही है। बट क्या कह रहे हैं कि डज नॉट स्पीड अप इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब कि अनगिनत या बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कोई जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक तरीके से इंक्रीज होती है। द स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज इनिशियली इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कैसे इंक्रीज होती है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से। ऑब्वियसली जैसे जैसे वेट करीब आता जाता है उस पर ज्यादा फोर्स लगती जाती है ग्रेविटी की वजह से, वो और तेजी से खींचता जाता है, ठीक है। बट एज द स्पीड इंक्रीजेज ड्रैग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। बट वी नो, अब वी नो कि पहले हमें नहीं पता थी बात, लेकिन अब पता है कि भाई अगर वो स्पीड, जितनी स्पीड से अगर वो बॉल आ रही होगी, तो ऑपोजिट ड्रैग फोर्स भी तो लग रही होगी उसके ऊपर, है ना। एयर जो उस पे फोर्स लगाएगी, ड्रैग फोर्स, वो भी तो लग रही होगी और वो भी इंक्रीज हो रही होगी। सो बट द स्पीड इंक्रीजेस एट द ड्रैग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, स्लोइंग द ऑब्जेक्ट डाउन, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। अ पॉइंट रीचेस वेयर बोथ द वेट एंड ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल एंड डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। एक ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम यानी एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्विलिब्रियम आ जाता है। अभी इस पॉइंट को मैं समझाती हूँ। द ऑब्जेक्ट हैज नाउ अटेन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी टर्म्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। एट टर्मिनल स्पीड द ड्राइवर्स एक्सेलरेशन इज 0, इन अदर वर्ड्स द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे आके इन दोनों की वेलोसिटीज जो है वो सेम हो जाती हैं, मतलब कि जो वेट है, जिस जिस उससे वेट, जिस मतलब जितना फोर्स है वेट लगा रहा है और जितना उसको ऑपोजिट ड्राइव फोर्स आ रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है इसकी फिर मेंटेन रहती है, ना उसको कोई खींच रहा है ना उसको नीचे से रोक रहा है, यानी ना वो स्पीड अप हो रही ना वो
स्लो डाउन हो रही, वो एक नॉर्मल पेस से अब चल रही है। अब वो जो वेलोसिटी है वो उसकी चेंज नहीं हो रही, या एक फिक्स वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और ऑब्वियसली व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग तो एक्सेलरेशन इज 0। तो इन अदर वर्ड्स द स्पीड रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज। तो टर्मिनल वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन क्या है? द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट while falling through air or any other resistive media is called terminal velocity। फ्लूइड में भी ये फिनोमेना होता है सेम, और गैसेस में भी सेम यही फिनोमेना होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? नेक्स्ट चीज वी हैव इज फ्रिक्शनल डिसिपेशन। अब ये क्या है? डिसिपेशन या डिसिपेटिव एनर्जी क्या होती है? डिसिपेटिव फोर्स डिक्रीजेस द मैकेनिकल एनर्जी इन अ सिस्टम। डिसिपेटिव फोर्स क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम की डिक्रीज करती है। Dissipation forces acting on an object always opposed to the motion of the object. For example, in the case of skydiver, etc., etc. अच्छा, dissipation, frictional dissipation is somewhat equal to friction। मतलब friction ही है obviously, but इसमें एक नया फिनोमेना आ जाता है कि इसके अंदर टेम्परेचर रेज होता है, या एक कैसे कह लो कि हीट जनरेट होती है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल डिसिपेशन में मैंने क्या बताया कि बाकी सब चीजें सेम होती हैं, बस इसमें एक चीज होती है कि इट इज देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल है कि आप अपने हाथ रब कर रहे हैं। ठीक है, आप रब करते करते एक पॉइंट पे आपको अपने हाथ बहुत गर्म फील होने लगेंगे, आपसे फिर दोबारा हाथ रब नहीं की जाए, या आप अपने हाथ हटा लेंगे, है ना। एक टाइम तक आप उसको जोर जोर से रब कर रहे हैं, एक टाइम पे आके आपने हाथ पीछे कर लिए कि वो एकदम से हीट अप हो गए। अब वो हीट अप क्यों है? आपने कोई आग तो जलाई नहीं, है ना। अब वो क्या हुआ कि उसकी वजह से जो ये आपकी फ्रिक्शन बार बार, अब आप हाथ अपना एक आगे मूव कर रहे हैं, जो नीचे वाला हाथ है वो उल्टा फ्रिक्शन लगा रहा है, फिर जो नीचे वाले हाथ को आप पीछे मूव कर रहे हैं तो ऊपर वाला हाथ उस पर नेगेटिव, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से फ्रिक्शन लगा रहे हैं। तो ये बार बार इतनी सारी फ्रिक्शन लगने की वजह से, अपोजिंग फोर्स होने की वजह से, बार बार ऑपोजिट ऑपोजिट रेजिस्टेंस होने की वजह से एक हीट जनरेट हो जाती है। मतलब ऐसे सिंपल नॉर्मल जबान में ऐसे समझ लो कि अगर एक बंदे को मैं एक काम बोल रही हूँ, अब वो मुझे मना कर रहा है, फिर उसने मुझे काम बोला, मैंने मना कर दिया, फिर मैंने बोला, फिर उसने मना कर दिया। बार बार हम एक दूसरे को मना करें, फिर एक टाइम आएगा कि हमें गुस्सा आ जाएगा, है ना। एक दूसरे पे गुस्सा आ जाएगा, हम हीटअप हो जाएंगे। तो वो जो गुस्सा होता है वो दैट इज बेसिकली इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, जो कि फ्रिक्शन की बार बार क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की चेंज होने से, या बार बार फ्रिक्शन की डिमांड होने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास सिंपल फ्रिक्शनल डिसिपेशन है, उसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।